हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और इस सेशन का नाम दिया है सफर संविधान का, ठीक ना। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोग 3 वीडियो प्रोवाइड आपको करा चुके हैं और पहला और दूसरा वीडियो आपको अनुसूची से रिलेटेड है और तीसरी वीडियो हम भाग से रिलेटेड आपको बताए हैं। और पहले भाग में बता चुके हैं आपको पहले भाग में कितने अनुसूचियां हैं 1 से लेकर 4 तक। अगर हम एक बार रिवीजन की बात करें तो भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक में पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। उसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि संसद के पास इतनी पावर है कि वो किसी दूसरे देश के राज्य को भी अपने में मिला सकता है, ठीक ना। तीसरा है कि भारत के संसद के पास इतना पावर है कि वो किसी भी राज्य का नामकरण कर सकता है, उसके क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इतना पावर है। और अनुच्छेद आपका 4 अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 जब लागू होगा उसमें राष्ट्रपति कोई टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। आइए हम लोग आज भाग 2 की चर्चा करते हैं, ठीक ना। भाग 2 के अंतर्गत आपको 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक बातें हैं, क्या होंगी? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और इसमें नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा है? भारत की जो नागरिकता है, सिटीजन है, उसके बारे में बात कही गई है। अगर हम सिंपल नॉर्मली अगर बात करें कि नागरिकता की परिभाषा किसने दिया है, तो नागरिकता की परिभाषा आपके अरस्तु द्वारा दिया गया है, ठीक। और भारत में नागरिकता का सिद्धांत लिया कहां से गया है? भारत में नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन देश, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक ना, वहां से लिया गया है। और एक बात इंपोर्टेंट और कहें तो नागरिकता एक प्रकार की क्या है? सुविधा है। किस प्रकार की सुविधा है, थोड़ा इसको हम लोग डिटेल समझते हैं। देखिए, यह एक प्रकार की ऐसी सुविधा है जो हमको कुछ विशेष तरह का दर्जा देता है किसी भी देश के अंदर। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है, ठीक। अमेरिका में सभी लोग घूमने फिरने जा सकते हैं, वहां पर कोई भी चीज खरीद भी सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां पर जॉब कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो सिर्फ अमेरिका को ही मिल सकता है, जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका के निवासी हैं, उन्हीं को मिल सकता है। जैसे वोट मारने का अधिकार हमें नहीं मिल सकता है, जो वहां के नागरिक हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक ना। या फिर इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार केवल अमेरिका वासियों को मिल सकता है। केवल अमेरिका में ऐसा नहीं, अगर अमेरिका के चाहे विदेशी लोग हमारे देश में भी आते हैं ना, अगर कोई विदेशी लोग हमारे देश में भी आते हैं तो उनको भी सेम उसी प्रकार से है। बहुत सारे घूमने आते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि साउथ के क्षेत्र में, देखिए हमारे देश में जो भी घूमने आते हैं तो वैसे हमारे देश को बहुत उससे फायदा होता है। जैसे पर्यटक, है ना, पर्यटक से क्या है, पर्यटक में जो भी घूमने फिरने आते हैं उनसे अर्निंग होती है, ठीक। इस मायने में अगर बात करें तो गोवा सबसे 1 नंबर 1 का जगह है घूमने वाला। गोवा के बीच पर, गोवा का बीच है ना, गाना सना, तो गोवा के बीच है, चाहे बहुत सारे ऐसे चीज है। भारत का अगर कहें गोवा को तो एक तरह से विदेश माना जाता है। वहां का जो भी कल्चर है, वहां का जो भी बनावट है, वहां का जो भी रहन सहन है, एकदम विदेशी तरीके से, इसलिए वहां पर विदेशी आते हैं तो बहुत उनको भाता है। दूसरी बात सबसे अधिक वहां पर है कि गोवा के लोग बहुत सारे ईमानदार होते हैं और विदेशियों के साथ छलावा बहुत कम करते हैं, ठीक ना। उनके साथ छलावा, ठगबाजी नहीं करते हैं। अगर बनारस में आए तो दिन ही लूट लेगा। बनारस ठगों की नगरी बोली जाती है ना। अगर बनारस में कोई विदेशी आता है ना, हम देखे हैं, अरे भैया विदेशी का अगर तू एजो से चल जाना, देखो तेरे पीछे चुन्ना लगा कर तैयार बनो बनारस के नक्स। अरे बच्ची तो होके नहीं ना, तो होके देख के नहीं करी हम लोग, ऐसा बात नहीं कर। तो मेन बात ये है ना कि जो भी हमारे संस्कृति है, दूसरी बात यही बात नहीं है, जो भी विदेश से लोग आता है ना, वहां का सरकार एडवाइजरी जारी करता है, उन लोगों को सूचना देता है विशेष तौर पर, भारत में आप दिल्ली, जयपुर, बनारस जाएंगे तो ठगे जाएंगे, इसलिए वहां पर सावधान, पहले ही उनको देश देता है। लेकिन अगर गोवा में जाइएगा तो वहां पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं करता है, कहता है कि जाओ बिंदास रहो, वहां पर कोई ठगी वाली काम नहीं है, वहां पर सब ईमानदार है, वहां सब अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं हो तो उस प्रकार की सुविधाएं हैं। तो गोवा उस प्रकार की इज्जत प्रतिष्ठा को कमाया है, आज उसका उपयोग कर रहा है,
ठीक ना। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि जो भी नागरिकता है हमारे देश में, अगर विदेशी आता है यहाँ रह सकता है, यहाँ सदियों भी कर सकता है, यहाँ पर कमा भी सकता है, यहाँ पर जहां मन तहां घूम सकता है, लेकिन जो हमरा को अधिकार दिया गया है, क्या अधिकार, हम वोट मार सकते हैं, हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, सब हमको सुविधा मिलेगा। हमके यहाँ पर कॉलोनी मिली, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेगी। जो विदेशी होंगे यहाँ पर आधार कार्ड, पासबुक ना कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ की नागरिकता उनके पास नहीं है। अगर सब लोग विदेश के आकर यहाँ पर सब लोग राशन कार्ड, पासपोर्ट बनाने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वोटर कार्ड मिलता है ना, वोट देने का अधिकार केवल भारतीयों को ही मिल सकता है। और भारतीयों को वोट देने का अधिकार, चाहे नागरिकता का भी अधिकार, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आप यहाँ के पर्टिकुलर निवासी हो, आपके पास कुछ न कुछ थोड़े बहुत मात्रा में जमीन हो, या फिर आप जमीन भी नहीं तो आप अस्थायी निवासी रहते हैं वहाँ का अस्थायी निवासी हो, उस आधार पर आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ी किसी को नागरिकता दे देगा, किसी को लगता नहीं, सब कुछ होता है आपको पता नहीं, सब इंटरनली होता है सब कुछ। आप यहाँ बिना निवास का थोड़ी बनेगा, निवास आपका बनता है यहाँ पर। आप छोटी बच्ची हैं, इतनी छोटी बच्ची है, आपका नहीं बनेगा, आपके माता पिता के आधार बनेगा। आपके माता पिता है ना कि टपक है कहीं और से, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो देखो बच्ची, कहे का मतलब ना कि आपके माता पिता के आधार पर सब कुछ मिलेगा, ठीक ना। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग को राशन मिलता है महीना, उनको राशन कार्ड नहीं मिल सकता। उनको मिलेगा राशन कार्ड, उनको नहीं मिलेगा, उनको राशन नहीं मिलेगा। अगर कोई विदेशी है, ठीक ना, कोई विदेशी है अगर भारत के अंदर रहता है तो हर एक 3-3 महीना पर जाकर पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है। हर एक महीना 3-3 महीना पर पुलिस के पास जाकर जांच कराना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन में, कि हाँ हम ठीक ठाक हैं, यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया जा रहा है, हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। ऐसा उनको किया जाता है। वो लोग ऐसा हर एक 3 महीना पर जाकर स्टेशन में उनको अपना देना पड़ता है, आचरण के तौर पर देना पड़ता है। अब वैसे पर देखो, वैसे पुलिस वाला कमाता है। अगर कोई विदेशी गया 3-3 महीना पर करके जाओ 1000, तो तब तुमको करेंगे, नहीं तो भगा देंगे, चले जाएगा। 1000 हर एक दिन में कितने विदेशी बैठे हैं यहाँ पर, उनको ये सब वेरिफिकेशन करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जो नागरिकता है वह सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो उस देश के अस्थायी निवासी होते हैं। और भारत के अंदर एकहरी नागरिकता है, ये भी जान लीजिए, भारत के अंदर एकहरी नागरिकता है। हम लोग क्या है, भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक नहीं है। हम लोग किसके निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, बिहार के वासी हैं। क्या है, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के निवासी हैं, लेकिन भारत के नागरिक हैं। अगर ये अमेरिका में जाइएगा ना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका देश का भी नागरिकता, वहां का जो राज्य वहां का भी नागरिकता लेना पड़ता है। और उससे बड़ा समस्या होता है, अगर कोई उठकर राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाता है तब उनको बड़े वेरिफिकेशन क्या कार्ड मार्ड दिखाना पड़ता है, तब जाते हैं। हमने का अपन आधार कार्ड लेला, बम्बई देश के कोने कोना में घूमेला, कोई पूछेगा तुम भारत के पाकिस्तान के हो, तुम दिखा दो आधार कार्ड, वोटर आईडी, भारत के हैं, बस खत्म। इन्हें देख बिहार के हो कि झारखंड के हो, तमिलनाडु का हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, आप भारत के हैं, बस उतना ही है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं जो नागरिकता है, नागरिकता एक सुविधा है। क्या है, सुविधा है, जो हमको पर्सनली सरकार देती है सुविधा। और भारत में नागरिकता 18 साल के बाद, कितना साल के बाद, 18 वर्ष के बाद एक सुविधा तो ये 18 वर्ष के बाद लागू होता है। अगर मान इतना छोटा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। माता पिता के आधार पे है। अब कहूँ सही हेती लेकिन का आधार कार्ड तो बनिए जाता, वो नहीं होगा, तो आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जाता है। मेन तो वोटर आईडी है, जो वोट देने का अधिकार क्या है, वोटर आईडी। तो हो माता पिता के आधार पर, है ना, माता पिता आपके हैं ना, उसके आधार कार्ड में उन्हीं के राशन कार्ड पर या उनकी कोई आईडी बना हो, ऐसे नहीं बन सकता आपका। तो आपके पीछे माता पिता आपके हैं ना, कि अनाथ हो, ऐसा थोड़ी बात, माता पिता हैं, है ना। तो अब देखो बच्ची, भारत में 18 वर्ष में नागरिकता मिल सकता है, और देशों में भी ऐसी व्यवस्थाएं होती है। अब बात समझिएगा,
हम लोग नागरिकता से रिलेटेड ये जो भी बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको हम लोग जाने। और इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 5 में देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये बताता है कि हमारे देश के अंदर संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, ठीक ना? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, ठीक, तब से जो भी भारत में लोग हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ, उस समय जितने भी भारत के अंदर लोग थे, उनको एकाएक पूरे भारत के अंदर नागरिकता लागू हो गया। जो भी 26 जनवरी 1950 तक भारत में थे या उससे पहले के थे, जो भी भारत के अंदर थे, उनको नागरिकता भारत सरकार इसी डेट से प्रारंभ की है। उससे पहले नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं था, है ना? लेकिन इससे जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब क्या हो गया? यहाँ से नागरिकता सबके ऊपर लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। तो अनुच्छेद 5 यही कहता है कि जो भी 26 जनवरी 1950 से हैं भारत के अंदर, उनके ऊपर नागरिकता क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। चाहे मान लो कि हम लोग के बाबा दादा परदादा जो भी रहे होंगे, आजादी से पहले भी रहे होंगे, आजादी से पहले ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, अंग्रेज के समय ऐसी कुछ नहीं थे कि आप भारत के नागरिक है, बेजाबते आपको उस प्रकार का प्रमाणित किया जाता है। लेकिन जब संविधान अपना कानून लागू हुआ, जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ, तब वो कहता है कि आज के बाद से 26 जनवरी 1950 से जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, वो भारत के बाकायदे क्या हैं? नागरिक हैं। तो उनके ऊपर भारत का शासन है, वो भारत से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग कर सकते हैं, अपने जो भी समस्या है भारत सरकार से डायरेक्टली कह सकते हैं। अगर ये भारत के लिए है केवल, अगर विदेशी कोई आकर भारत में रह रहा है, अगर सोचे कि हम आंदोलन कर दें, अगर कोई विदेशी भारत में है, उसको कोई भी समस्या हो रही है, अगर सोचे कि हम आंदोलन कर दें, भारत सरकार से मांग कर दें, उनको अधिकार ही नहीं है, वो कोई मांग नहीं कर सकता है, वो आंदोलन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत के नागरिक नहीं है। और आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, वो विदेशियों को नहीं है। तो इतना हमको फायदा मिलता है भारत के नागरिक होने से। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने, भारतीय जो नागरिकता है वो हमारे साथ भेदभाव कभी नहीं कर सकता है। अगर हम लाल किला घूमने गए, अगर हम लाल किला घूमने गए, तो मान लीजिए कि हम लोग को 40 रुपया देना होगा, रुपया, लाल किला घूमने का जो भी टिकट होता है 40 रुपया। और वही में विदेशी होगा, पता कितना देगा? वो 400 देगा। हम लोग 40 रुपया देंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमको इतना सुविधाएं दी गए, तो 40 रुपया हम घूम ला। लेकिन तू अला विदेश से तो दा है ने 400 देना, वही जी तोरे सामने। अगर ताजमहल गई ना, ताजमहल मान हमने 100 रुपया लगा था, डायरेक्टली 1000 दी हम विदेशी। इसलिए विदेश में घूमने से ज्यादा खर्च होता है। अगर आप भी अमेरिका में जाइएगा घूमने ना, जहां उन लोगों का 50 रुपया लग रहा था, आपका सीधा लगेगा 1000 रुपया, 500 लगेगा। तो हमारे क्या 100 रुपया लग जाता है? हाँ, वैसे ही मैंने कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर आपको नागरिकता है भारत के अंदर, अगर भारत में है, तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको हर चीज में छूट दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ के नागरिक नहीं है, कोई छूट नहीं, आप पे और पैसा टैक्स जोड़ कर लिया जाएगा। जैसे जहां 400 रुपया था, आप 40 रुपया दे रहे हैं, वो लोग 400 रुपया देंगे। इतना हम लोग को छूट है। अगर मान लो हम लोग को उतना देना होता नहीं मैंने होता जी, बहुत सारा होता। तो इस प्रकार के हैं। तो दूसरा आप लोग को समझ में आ गया ना। अब तीसरे अनुच्छेद 6, जो मोहम्मद अली जिन्ना था जब भारत आजाद हो रहा था, ठीक ना, तो उसने कहा था कि अगर जो भी पाकिस्तान में आ जाता है, जिसका भी मर्जी है, वो आराम पूर्वक आकर जन्नत पाकिस्तान में रह सकता है। जन्नत है। हाँ, वो कहा था कि जन्नत, हाँ कहा था कि जन्नत है पाकिस्तान में, आओ और खुलेआम आइए, आप यहाँ से बहुत अच्छे प्रकार से रहिए, ठीक ना। जब हितना तारीख को लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक कुछ पाकिस्तान से भारत में लोग आ रहे थे। तो देखो भाई, भारत शुरुआत से ना एकदम दरिया दिली है। कहा कि भाई आइए, आपका भी स्वागत है, वेलकम। कहा कि लेकिन वो एक सरकार ने कहा भाई कब तक आओगे, हमको एक डेट दो। तो सरकार, भारत सरकार बोला, निर्णय बच्ची, भारत सरकार बोला ना कि देखिए आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक डेट दे रहे हैं, आप ना
19 जुलाई 1948 तक आप भारत में आ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। 19 जुलाई 1948 तक, 1947 को भारत आजाद हुआ था ना, है ना। आप इतना तक आएंगे 1947 तक, लगभग साल भर टाइम दिया ना जी, आप इतना तक आइएगा ना तो आपको कोई समस्या नहीं, आप भी भारत के निवासी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद आइएगा, अगर इसके बाद आइएगा तो आपके ऊपर कमेटी की जांच बैठेगी, आपको 6 महीना तक क्वारंटाइन किया जाएगा, 6 महीना तक कैंप पे रहिए। अगर हमारी मर्जी भर तो कि यहाँ की नागरिकता दे, नहीं तो कब जा पैदल, ऐसा हम कह सकते हैं। उस सरकार के पास परमिट पे हो गया, जैसे परमिट रूल लागू होगा। अगर इसके बाद आएंगे तब कब, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में अगर आइएगा, यहाँ तक चलन एक साल की छूट देनी ना, 1947 को आजाद हुए थे, हम बोले 48 तक आ जाओ जिसको आना है पाकिस्तान से। अगर ठीक है, अगर मान लो कि कोई आगे ना कोई इस डेट के बाद आ गया, अब उसके ऊपर क्या होगा, परमिट रूल लागू होगा और 6 महीने तक आपको एक जगह कैंप में रखा जाएगा। 6 महीने के बाद जैसा हमारी मर्जी भारत सरकार की हुई, आपको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, ठीक ना। तो आपका अनुच्छेद यही कहता है, जो भी 1947 के बाद एक साल तक 16 जुलाई 1948 तक अगर भारत में आते हैं तब उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए अनुच्छेद बना था। वैसे इस अनुच्छेद का ज्यादा प्रयोग नहीं है, जब आजादी के समय जब आ रहे थे उसी के लिए, उसी टाइम तक ये बना हुआ था। कुछ भारतीय लोग थे, भारत आजाद नहीं हुआ था और 6 महीना पहले भारत छोड़कर चला गया था पाकिस्तान में, कुछ ऐसे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में आकर मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि आइए हमारे पाकिस्तान में, सपनों का पाकिस्तान है, आइए मैं आपको बहुत सारी सुविधाएं दूंगा, यहाँ आपको विशेष तौर पर दर्जा देंगे। तो कितना उसके लोभ में चले गए कि चलो भैया बड़ा बढ़िया जगह, जन्नत है। पाक, पाक का मतलब जानती है क्या होता है? पाक मतलब बहुत सुंदर साफ सुथरा जगह। आइए, जब वहां पर चला गया, जब 15 अगस्त 1947 को जब बंटवारा हुआ, इतना मारकाट हुआ वहां पर, जो गया था तो देख के एकदम कांप गया था, इतना रूह कांप गया। उसमें हिंदू भी गए थे बहुत सारे, उनका रूह कांप गया कि ये तो बड़ा गलती हो गई, हमने के नहीं आना चाहिए था, बहुत ही गलती हो गया। अब उन लोग को पछतावा हो रहा था, वो लोग सोच रहे थे कि हम भारत चले जाएं, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो दिल्ली दिहाड़ी मार दे रहा है कोई को पकड़ कर, भाला छोरा, इतना बहुत मारकाट हुआ था। तो जब बहुत सारे डर गए तो भारत सरकार से उन्होंने मांग किया कि हम भारत में आना चाहते हैं। भारत का बोला कि देख भाई, इतना पहले तो हम दे ही दिए थे, एक साल आ जाओ, अभी नहीं किया, अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सके, गलती हो गया, हमको एक मौका दिया जाए। तब वहीं पर भारत वापसी का दिया गया कि पुनः आप देश वापसी कर सकते हैं। कितना अच्छा देश है, कोई दूसरा देश नहीं देगा। फिर मौका दिया, कहा कि आप पुनः आ सकते हैं, चलिए आइए, आप आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप आइए मेरे यहाँ रहिए, आप आ सकते हैं। 1 मार्च 1947 से पहले जा चुके, 6 महीने पहले से जा चुका था, उनको भी कहा पुनः देश वापसी के लिए हम एक ऑप्शन देते हैं, आपका पुनः स्वागत है, आप हमारे देश में आ सकते हैं। ऐसा है, ये अनुच्छेद 7 कहता है भारत में पुनः वापसी किया गया। कौन? जो गए थे, जो नागरिक, भारत के नागरिक जो पाकिस्तान में चले गए थे पहले ही, उनको देश में पुनः बुलाया गया कि आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आपके लिए हम ये दरवाजा खोल रहे हैं। तो पुनः वापसी अनुच्छेद 7। तो ये देखो है अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 कौन लागू इस एग्जाम में कभी को पूछ देता है, बड़ा बड़ा यूपीएससी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि परमिट रूल किस अनुच्छेद में लागू किया गया। परमिट आपको 6 महीना रहकर परमिट लेना पड़ेगा, तो अनुच्छेद 6 में है ना। तो इससे रिलेटेड यही आपको जानकारियां हैं और भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून का प्रावधान किया गया 7 तक। अब अनुच्छेद 8 में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 8 है ना, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत क्या किया गया है, विदेश भ्रमण। आप विदेश में घूम सकते हैं जाकर, आपकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी।
आप विदेश में कहीं भी घूमिए, कहीं भी रहिए, कहीं भी कमाइए, कहीं भी खाइए, विदेश को घूमने से आप अपने बीवी बच्चे के साथ घूमिए, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, ठीक ना? नहीं, आप विदेश में कहीं भी घूम सकते हैं, आप विथ फैमिली, पूरे फैमिली के साथ घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? तो नागरिकता के अंतर्गत कह सकते हैं, अनुच्छेद 8 में ये बताता है कि आप विदेश भी भ्रमण करेंगे, आप रह भी सकते हैं वहां पर, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितने दिन भी रह सकते हैं, आपकी नागरिकता समाप्त बिल्कुल नहीं होगी। यह कौन सा देता है? अनुच्छेद 8 देता है। लेकिन अगर आप वहां पर रह गए, अगर वहां की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया, जैसे अमेरिका में चले गए और अमेरिका की नागरिकता आप ले लिए, तो यहाँ की आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त होगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं। हाँ, वहां की नागरिकता लेंगे, यहाँ की नागरिकता आपका समाप्त, मतलब सटल तक गई। ये हाल बा। एक उदाहरण देते हैं, कहावत है, कोई भी अगर उस कानून के अंतर्गत, बात सुन लो, अगर उस कानून को तोड़े तो यहाँ का कानून आपके ऊपर अप्लाई होगा, यहाँ की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। अब वहां की नागरिकता हो गई आपके, आप अमेरिका में हो गए, रूस, कनाडा, जापान, जहां का भी आप नागरिकता लिए हैं, अगर वहां की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो एक बात आती है, हम आपसे पूछते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई शादी, जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान में हुआ है, सानिया मिर्जा की टेनिस खिलाड़ी, उसके बच्चे होते हैं। सानिया मिर्जा अभी भारत की नागरिकता रखी हुई है, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, भारत की तरफ से खेलती है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलती है आज भी। फायदा ज्यादा ना है। सानिया मिर्जा भारत की है, भारत की नागरिकता उसके पास है। शोएब मलिक उसका पति है, वो पाकिस्तान का है, उसको पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त है। अब हमको बताइए, अगर उसका बच्चा पैदा होता है, ठीक, उसका बच्चा पैदा हो गया, समझने वाली बात है, उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? पति से मिलेगा। नहीं बच्ची, सुनिए पहले ध्यान से, उसको भारत की भी नागरिकता मिल सकती है, उसको पाकिस्तान की भी नागरिकता मिल सकती है, पिता के आधार पर पाकिस्तान की नागरिकता मिलेगी और माता के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। बट उसका उम्र जब ही 18 साल होगा, अब उस लड़कवा से पूछा जाएगा, केने जीव हेने की होने। अब लड़का अगर पढ़ल लिखल रही तो कहे कि हम भारत आए, नहीं तो आतंकवादी बनी तो कह पाकिस्तान जाए, यही कहेगा। 18 साल के बाद, समझ लो, 18 साल के बाद अब ये लड़के के ऊपर निर्भर करता है कि वो नागरिकता लेना कहाँ का चाहता है, पाकिस्तान का कि भारत का। दोनों को कहीं नहीं मिलेगा, बोला है ना, एक जगह ले तो एक जगह अपने आप खत्म हो जाएगा, दोनों जगह नागरिकता नहीं ले सकते हैं किसी भी। नहीं, वो तो भारत की आज भी है, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिए सानिया मिर्जा, इसलिए तो भारत की नागरिकता है उसके पास। अगर पाकिस्तान की ले ले अपने आप, देखो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा होता है, रूल है, बनाया गया है। मतलब ये हो गया, अनुच्छेद ये कहता है कि यदि आप विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अब आपको भारत की नागरिकता या अपने देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? कभी कभी आप लोगों को मैटर होता है कि कोई अगर महिला जा रही है, अगर किसी हवाई जहाज में बच्चा पैदा हो गया तो उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? ऐसा नहीं है, बात सुना, बात को ऐसा बात नहीं है। वो जा रहा है कहीं भी, हवाई जहाज पे जाए, चाहे जेट विमान से कहीं जाए, कहीं भी, बात सुनो पहले। अगर ठीक है, अगर मान लो वहां हो गया, हल्ला कम कर, अगर मान लो वहां पर हो गया, ठीक ना, तो नागरिकता भी 18 साल में मिलता ना है कि हेतियों को लेकर नागरिकता मिली। खाली बकवास वाला क्वेश्चन, मतलब कि कहीं भी पैदा, उससे कोई मतलब नहीं, उम्र उसका 18 साल का होना चाहिए। कहने का मतलब भारत के अंदर आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 10 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं। हम भारत के हैं ही, कोई का हिम्मत नहीं है, कोई का माई का लाल नहीं कहा नागरिकता छीन ले। वो हमको संविधान देता है, आदेश देता है, हमको संविधान अधिकार दिया हुआ है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है, बसौ दे, जब तक हम पागल या कोई आतंकवादी घोषित न हो जाए।
अगर हमको कोई आतंकवादी घोषित कर देगा तो हमारी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। अगर हम पागल घोषित हो जाते हैं उस नागरिकता कोई मतलब नहीं है। अगर हम पागल घोषित हो राष्ट्रपति को जाकर 2 थप्पड़ मार सकते हैं, जो कि भारत का प्रथम नागरिक है। मतलब कि वैसे व्यक्ति जो मानसिक संतुलन जिनका सही नहीं है उनको भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। या फिर आप भारत देश में हैं, आप आतंकवादी हो गए, आपको वैसे आदमी की नागरिकता छीन ही लेनी चाहिए नागरिकता। वैसे देश भारत के लिए कलंक है, वैसे लोग देश के लिए कलंक है। जो एक व्यक्ति पूरे देश के ऊपर धब्बा का काम करता है, वैसे आदमी को तो पकड़ कर देना चाहिए सरकार को, लो इसको मारो। और भारत में ऐसा है, लेकिन कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो वैसे लोग को पनाह देते हैं। तभी आज जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। क्यों? जब तक हम एंट्री नहीं देंगे आने के लिए, क्या हिम्मत है कोई आ जाएगा हमारे घर में? नहीं आ सकता है। क्या है वहां पर, क्या हो रहा है? आज के डेट में देखिए बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन इससे पहले क्या था? वहां आए दिन कभी बम गोली बंदूक कभी चल जाता था। समस्या क्या थी? कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाही, वही वाला हाल है। और घर में वैसा कोई भेदी है तो लंका का विनाश तय है, लंका बिल्कुल विनाश तय है। वही बात हुआ था जब तक वहां पर अभी धारा 370 नहीं हटा, तो उससे पहले आप देख सकते हैं क्या क्या स्थितियां हो रही थी। आप देख सकते हैं 14 फरवरी को क्या हुआ था, पुलवामा में हुआ था ना, क्या हुआ था, वही सारी घटनाएं हुई थी। इसके बाद से क्या किया, धारा 370 हटाकर अब देखो वहां पर कड़ी शासन व्यवस्था होगी। अब कहीं एंट्री कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक डर है उनके अंदर, एक बार हमारा नाम आ गया फिर सत्यानाश हो जाएगा। तो मतलब कि एक भय होना जरूरी है। और देश तभी सुरक्षित होगा जब इस देश के नागरिक कदम अडिग रहेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को इस देश के अंदर घुसपैठ नहीं करना देंगे। पुलिस जवान क्या करेंगे बेचारे, कहां कहां तक देखेंगे बताओ? और पुलिस जवान अगर बॉर्डर के सरहद पर लगे हुए हैं, ठीक, अगर हमारी मंशा है कि हम किसी भी आतंकवादी को अपने अंदर बुला रहे हैं तो कितना टाइम तक रखेंगे बताओ? जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि देश की सुरक्षा के देश के बॉर्डर पे जवान पुलिस ही कर सकते हैं, चाहे बॉर्डर के जवान ही कर सकते हैं, चाहे देश के अंदर जो भी पुलिस है वो भी कर सकती है। नहीं, देश को अगर सुरक्षित रखना है, हर एक व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को यहाँ आर्मी पुलिस बनकर रहना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो देश में आतंकवाद फैलाना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में ही सबसे बड़े आतंकवादी बैठे हुए हैं आज के दम पे। आज क्या कर रहे हैं? पैसा के दम पर, पैसा उनको दे दिया जा रहा है, वैसे वैसे काम करा रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। और आप लोग बच्चियां हैं, अगर आप लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो कानून बनकर क्या होगा? सारे तखा पर रखा गया, सब बुक में ही रहेगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा। और मान लीजिए आपके पास अधिकार है लड़ने का, अगर आप लोग यहाँ बैठ कर नहीं पढ़ते, क्या आप अपने हक को जानती? नहीं जानती। खाली चूल्हा बर्तन चौका रोटी पोत था जिंदगी समाप्त हो जाए। सच बोल रहे हैं, इतना ही जिंदगी समाप्त होता। बुरा मत मानिए, सही बता रहे। इसलिए अपने अधिकार को जानिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना जानिए। अगर मान लीजिए कि वहां पर चले गए, वहां पर तो तुम्हारा पति मार रहा है तो क्या करिएगा? अपने अधिकार के लड़िए, आपके पास कानून है ना, अपने अधिकार के लड़ सकती हैं आप। थोड़ा सा खाली एक फोन घुमा देगा, घर से आके उठा के चल जाए तो वहां के। लेकिन आप लोग क्या करिएगा? सही बोल रहे हैं। लेकिन आप, हमारे भारत में संस्कृति सभ्यताएं हैं, सच बता रहे हैं, सभ्यता ही है कि हमारे देश की महिलाएं किसी भी घर में शासन सहते सहते मर जाएंगी, लेकिन अपनी पति देव की बेइज्जती नहीं सह सकती। सही बात है ना? पति परमेश्वर होते हैं, ये इनको सिद्धांत दिया। घर से डोली जब निकलता है ना, तो घर में पता है लोग क्या बोलते हैं, बड़े लोग, यहाँ से तो हर डोली निकला तो वहां तो अर्थी निकलेगी चाहिए। बताओ कि पहले ही दिन मरे का शपथ दे दी, कफन बांध कर डोली पे बैठी हो तुम, समझ लो। तो मतलब कि उसी प्रकार से बच्चों का कुछ नहीं, अपने अधिकार को जानिए और अपने अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रहिए। आपको कोई समस्या नहीं होगा, उसके लिए संविधान है ना खड़ा, आपका मार्गदर्शक, ये सब कुछ अधिकार आपको देता है, ठीक ना? तो ये है, आपकी नागरिकता कोई भी छीन नहीं सकता है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कोई भी कानून अगर बनाना पड़ेगा, कोई भी कानून बनता है उसे संसद द्वारा, किसके कहने पर? गृह मंत्रालय के कहने पर
गृह मंत्री इस समय कौन है? उनका अमित शाह है, ठीक ना। तो कोई भी कानून बनेगा इस समय तो जो अमित शाह है उनके द्वारा उस कानून को बनाया जाएगा और उस कानून को संसद में पेश किया जाएगा और संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होगा, तब जाकर आपका कानून लागू होगा। संसद कैसे बनता है? 3 लोग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों का मिला हुआ होता है, तब जाके संसद में। तो मेन है कि जो गृह मंत्रालय है वही आपका मसौदा तैयार करता है, वही कानून बनाएगा और लागू कौन कराएगा? संसद लागू कराएगा। और दोनों सदनों में पास होना चाहिए और इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाकर उसको संविधान में जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, वो आपका कानून लागू हो गया, पूरे देश के अंदर वो कानून लागू होगा। तो अनुच्छेद 11 में यही होता है कि जो भी कानून नागरिक संबंधी जो भी कानून है, जो भी भारत के नागरिक है उनके संबंधी जो भी कानून है कौन बनाएगा? संसद। किसके कहने पर? गृह मंत्रालय के मसौदा पर, उनके कहने पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। हम आशा करेंगे जो भी हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आपको अच्छे प्रकार समझ में आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।